Hello everyone, welcome to IS PCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 10 January 2026 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के द हिंदू में हम टोटल 4 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे और पहला एडिटोरियल इज अबाउट एलिश वेपनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. सबसे पहले इशू है क्या. एडिटोरियल का फोकस एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पर है लेकिन कंसर्न बिल्कुल सिस्टमैटिक है. तो हुआ क्या था. हुआ ये था कि ईडी विच इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जनवरी को कोलकाता में उन प्रेमाइसिस पर सर्च की जो कि आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से लिंक बताए गए. टाइमिंग सेंसिटिव है. क्यों. क्योंकि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं. इसी टाइमिंग ने इस एक्शन को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना दिया. अब सवाल आता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड. हुआ क्या था. इवेंट्स को ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सबसे पहले ईडी का क्लेम ये है कि एक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है. इलेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. लेकिन वहीं पर रिएक्शन आता है तृणमूल कांग्रेस से यानी कि टीएमसी से. उसने पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट किए. ममता बनर्जी ने रेड के दौरान आईपैक ऑफिस विजिट की. सेंटर पर पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगाया गया. इससे डेमोक्रेसी पर हमला बताया गया और क्लेम किया गया कि ईडी ने टीएमसी की इंटरनल इलेक्शन स्ट्रैटेजी और डेटा एक्सेस करने की कोशिश की है. यहीं से लॉ एनफोर्समेंट एक्शन एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया. अब ईडी ने क्या काउंटर क्लेम किया है. ईडी ने अपना वर्जन रखा. उसने कहा कि उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा. डॉक्यूमेंट्स हटा दिए गए. ईडी ने मैटर को कैलकाटा हाई कोर्ट से सामने भी उठाया. मतलब दोनों तरफ से एलिगेशंस हैं लेकिन एडिटोरियल फैक्ट्स डिसाइड नहीं करता. वो पैटर्न और परसेप्शन पर फोकस कर रहा है. सो वाई दिस रेजेस सीरियस कंसर्न्स. एडिटोरियल कहता है कि कोर्ट का काम होगा डिसाइड करना कि ईडी लीगली राइट है या नहीं है. लेकिन टाइमिंग और पैटर्न डेमोक्रेटिक कंसर्न क्रिएट करते हैं. सो एक रिकरेंट पैटर्न देख लेते हैं. सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादातर एक्शन होता दिखता है ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में, ऑपोजिशन लीडर्स और पार्टी के खिलाफ. और रेयरली देखने को मिलता है बीजेपी या उसके अलाइज के खिलाफ. अलाइज का मतलब होता है दोस्त. सो इसी असिमेट्री की वजह से न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है. नाउ व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल फेयरनेस. एडिटोरियल डेमोक्रेटिक थ्योरी को याद दिलाता है. इलेक्शंस इनहेरिटेंटली इनकम्बेंट्स को एडवांटेज देते हैं. इस इम्बैलेंस को न्यूट्रल करने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है. नाउ इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज चेक्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी, मीडिया, टैक्स एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. अगर ये इंस्टीट्यूशंस पार्टीसन लगने लगे तो चेक्स और बैलेंसेज वीक हो जाएंगे. एडिटोरियल फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट. एडिटोरियल मेमोरी रिफ्रेश करता है हमारी और बताता है कि 2024 जनरल इलेक्शंस के दौरान भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे. इसका इफेक्ट क्या हुआ. इसका इफेक्ट ये हुआ कि एनफोर्समेंट जो है वो सिलेक्टिव है और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी हमारी क्वेश्चनेबल है. सो व्हाट इज़ द लार्जर डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस. एडिटोरियल यहाँ पर लॉन्ग टर्म डैमेज की बात कर रहा है. कहता है कि अगर स्टेट पावर का यूज़ पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए हो तो कॉन्सिक्वेंसेज सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्टॉर्ट करती हैं. इलेक्टोरल कंपटीशन अनफेयर हो जाता है और इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है. इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स जो हैं लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सो व्हाट इज़ द कोर आर्ग्यूमेंट. एडिटोरियल का सेंट्रल लाइन याद रखने लायक है. वो कहता है कि जब सेंट्रल एजेंसीज ऑपोजिशन के खिलाफ हाइपर एक्टिव और रूलिंग पार्टी के मामले में पैसिव दिखती है तब एनफोर्समेंट जो है वो न्यूट्रल गवर्नेंस नहीं बल्कि पॉलिटिकल वेपनाइजेशन लगने लग जाता है. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन. वेस्ट बंगाल में ईडी रेड सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है. ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करते हैं. डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन जीतने से नहीं चलती बल्कि इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशंस, न्यूट्रल एनफोर्समेंट, पब्लिक ट्रस्ट से चलती है. अगर रूलिंग पार्टी इलेक्टोरल जीत भी जाए, इलेक्शंस जीत भी जाए पर इंस्टीट्यूशंस तो वीक कर देती है तो जीत शायद मिल जाए पर डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है. चलिए अब करते हैं हम अपना दूसरा एडिटोरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फाल्टान केस, अ क्वेश्चन ऑन द विक्टिम्स आइडेंटिटी. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. एडिटोरियल का स्टार्टिंग पॉइंट एक ट्रैजिक इंसिडेंट से हुआ था. अक्टूबर 2025 में फाल्टान जो कि कहाँ पड़ता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, उसकी यंग लेडी डॉक्टर ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया. अब सुसाइड से पहले क्या है, उसने अपने पाम पर यानी कि हाथों पर एक नोट लिखा. एलिगेशंस लगाए किस पर, एक पुलिस ऑफिसर पर और एक और इंडिविजुअल के खिलाफ. सो चार्जेस थे रेप और हैरेसमेंट के. ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि लॉ और जस्टिस के बीच के गैप को एक्सपोज करता है. अब ज़रा वो 2 क्राइम देख लेते हैं जो कि इस केस से हाईलाइट हुए हैं. एडिटोरियल यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमिंग करता है.
इस केस में 2 क्राइम्स हैं। पहला है फेलियर ऑफ द सिस्टम, मतलब विक्टिम ने बार बार अथॉरिटीज से हेल्प मांगी, टाइमली एक्शन हुआ नहीं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी ही पहला क्राइम बन गया। अगर सिस्टम टाइम पे रिएक्ट कर देता तो शायद ये ट्रेजेडी अवॉइड हो जाती और सुसाइड ना करती वो लड़की। अब दूसरा क्राइम क्या है? दूसरा है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। दिस इज़ द सेकेंड क्राइम। ध्यान से सुनना। विक्टिम की डेथ के बाद जो हुआ वो दूसरा और इक्वली सीरियस क्राइम है। हुआ ये कि पब्लिक डोमेन में उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन हुआ, उसके प्राइवेट मैसेजेस और रिलेशनशिप्स पर डिस्कशन करने लगे लोग, और स्टेटमेंट्स आए ये महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ऑफ विमेन से कि चेयरपर्सन की तरफ से आ रहे हैं। क्या कह रही हैं वो कह रही हैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं, फोकस को अक्यूज से विक्टिम पर शिफ्ट कर रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। इसमें होता यह है कि जब विक्टिम को क्राइम के बाद भी शेम और ब्लेम फेस करना पड़े तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। सो ये इतना सीरियस है क्यों? एडिटोरियल यहाँ पर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करता है। एडिटोरियल कहता है कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन विक्टिम की डिग्निटी डिस्ट्रॉय करती है, फ्यूचर सर्वाइवर्स को क्राइम्स रिपोर्ट करने से डिस्करेज करती है। आयरनी ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे वही उसको डैमेज कर रहे हैं। यहाँ एक फंडामेंटल सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लॉ जो है वो डिग्निटी प्रोटेक्ट कर सकता है जब इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी उस डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहे हों। लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। एडिटोरियल याद दिलाता है कि लॉ तो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि निर्भया एक्ट। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? सेक्सुअल ऑफेंस केसेस में कैरेक्टर असैसिनेशन को एलिमिनेट करना और विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस को स्ट्रेंथन करना। कुछ की लीगल सेफगार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है बैन ऑन कैरेक्टर एविडेंस। पहले जो है ये सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस के एक्ट में आता था, लेकिन अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में आता है। रूल कहता क्या है? रूल कहता है कि विमेन की सेक्सुअल हिस्ट्री, पर्सनल रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल और मैसेजेस कॉन्सेंट या ब्लेम प्रूव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट ऐसा हुआ नहीं, किया गया है, तो यानी कि लॉ के अगेंस्ट है। दूसरा है बैन ऑन इन्वेजिव क्रॉस एग्जामिनेशन। पहले आता था 146 सेक्शन इंडियन एविडेंस में, अब आता है सेक्शन 48 BSA में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसके अंडर क्या होता है? इमोरल कैरेक्टर, पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, उस पर सवाल इलीगल है, वो भी अभी उठाए गए हैं। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। पहले 228A IPC और अब 72 भारतीय न्याय संहिता 2023। रूल क्या है? रूल ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम का नाम, आइडेंटिटी पब्लिश करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये प्रोटेक्शन डेथ के बाद भी अप्लाई होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ की डायरेक्टिव्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार विक्टिम डिग्निटी पर जोर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सबसे पहला है इररेलेवेंस ऑफ पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996। प्रिंसिपल ये था कि हर विमेन को हर सिचुएशन में कंसेंट देने या रिफ्यूज़ करने का राइट है। पास्ट कॉन्डक्ट इररेलेवेंट है। दूसरा आता है हमारा इंसल्ट टू इंजरी डॉक्ट्रिन। मॉरल जजमेंट और एक्सेसिव स्क्रूटनी क्राइम के दर्द पर और इंसल्ट ऐड कर देते हैं। एंड लास्टली स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। मीडिया ट्रायल, डाइंग डिक्लेरेशन का पब्लिक एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस प्रोसेस को सीरियसली हार्म करता है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द फाल्तान केस? क्या ऐसा गलत हुआ? एडिटोरियल यहाँ पर क्लियर कहता है कि विक्टिम के पर्सनल डिटेल्स जो है वो पब्लिकली डिस्कस हुए। विक्टिम की जो फैमिली के लॉयर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स तक एक्सेस ही नहीं मिला उन्हें। इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री, एक सोशल वर्डिक्ट क्रिएट कर दिया और विक्टिम के खिलाफ कर दिया गया। टेक्निकली शायद आइडेंटिटी लॉ का डायरेक्ट वायलेशन ना हो, लेकिन विक्टिम प्रोटेक्शन की स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोनों वायलेट हुए हैं। सो व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम? एडिटोरियल का ब्लंट डायग्नोसिस है। वो कहता है कि लॉ इवॉल्व हो चुका है, लेकिन जो सोसाइटल माइंडसेट है अभी भी पेट्रियार्कल ही है। ये माइंडसेट दिखाता है अथॉरिटीज़ में, दिखता है अथॉरिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, और कभी कभी विमेन इन पावर के स्टेटमेंट्स में भी देखने को मिल जाता है, जो देखकर बहुत बुरा लगता है कि विमेन खुद ही जो पोजीशंस ऑफ पावर में है वो ऐसा बोल रही हैं। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? व्हाट मस्ट चेंज? क्या चेंजेस आने चाहिए? सबसे पहले ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन। पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, सबको ट्रेनिंग चाहिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हैंडलिंग करने की और जेंडर सेंसिटिविटी की। दूसरा आता है एंड विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर। ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए किसके लिए? मॉरल पुलिसिंग के लिए, कैरेक्टर जजमेंट के लिए। इन्वेस्टिगेशन का फोकस होना चाहिए विक्टिम सेंट्रिक एंड नॉट एक्यूजेटरी। थर्ड हमारा आता है स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट्स नीडेड इन फॉरेंसिक लैब्स, डिजिटल एविडेंस सिस्टम, विमेन हेल्प डेस्क, लीगल एड और काउंसलिंग एंड ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट्स, क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स। सो मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। एडिटोरियल एक स्ट्रॉन्ग मोरल वार्निंग देता है कि जब विमेन इन अथॉरिटी विक्टिम शेमिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं
तो ये सिर्फ इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल और मॉरल फेलियर बन जाता है। ट्रू एम्पावरमेंट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन से आगे जाकर डिग्निटी, सॉलिडारिटी और जस्टिस इंश्योर करना। नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? फाल्तान केस में हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ ऑफेंडर्स को पनिश करने का नाम नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है विक्टिम की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। जब तक सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को ओरिजिनल क्राइम जितनी सीरियसनेस से नहीं देखा जाता, तब तक लीगल रिफॉर्म्स अकेले जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकते। एक जस्टिस सिस्टम तब फेल होता है जब लॉ वीक्स हो, इसलिए नहीं, जबकि जब डिग्निटी डिनाई हो जाए तब। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट डी डॉलराइजेशन फियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। सो यूएस ऑयल स्ट्रैटेजी एंड एंजाइटी ओवर ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। सबसे पहले इसका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? एडिटोरियल का सेंट्रल आइडिया ये है कि रीसेंट यूएस एक्शंस ऑन ऑयल एंड सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ पावर पॉलिटिक्स से लेंस से नहीं देखना चाहिए। इनके पीछे एक डीपर फियर है जो है डी डॉलराइजेशन का, यानी कि ये डी डॉलराइजेशन का चीज़ है, मतलब दुनिया धीरे धीरे यूएस डॉलर के डोमिनेंस से निकलने की कोशिश कर रही है और यूएस इस इरोजन को रिवर्स या फिर स्लो डाउन करना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहला सवाल यही है कि यूएस करना क्या चाहता है या क्या कर रहा है। एडिटोरियल रीसेंट एक्शंस को कनेक्ट करता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं रशिया सैंक्शंस बिल, जिसमें कि 500% तक टैरिफ्स लग सकते हैं उन कंट्रीज़ पर जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। ये स्टेप आता है निकोलस मडूरो, हमने पिछले एडिटोरियल्स में भी देखा है, उसके कैप्चर के तुरंत बाद। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स यूएस इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पैटर्न क्या दिखता है? पैटर्न ये देखने में मिल रहा है कि रशिया एंड वेनेजुएला ऑयल का फोकस है, ऑयल फ्लोज पर कंट्रोल का अटेम्प्ट देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो सवाल अगला यही आता है कि वाई ऑयल मैटर्स, द पेट्रो डॉलर सिस्टम। यहाँ एडिटोरियल थोड़ा सा हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। वो कह रहा है कि डिकेड से ग्लोबल ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में प्राइस और सेटल होती थी। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं हम पेट्रो डॉलर। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ता है डॉलर पर, यानी कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना रहा, और दूसरा आता है यूएस पर। यूएस को मिला फाइनेंशियल पावर, चीप बोरोइंग एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जब तक ऑयल डॉलर में बिकता रहा तब तक डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा। सो अब चेंज क्या हो रहा है आफ्टर सैंक्शंस ऑन रशिया? एडिटोरियल यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट बताता है। वो कहता है कि रशिया पर हेवी सैंक्शंस के बाद कंट्रीज़ ने सोचा कि डॉलर यूज़ करेंगे, सैंक्शंस का रिस्क होगा, इसीलिए ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स ट्राई होंगे। सो मेजर शिफ्ट कहाँ देखने को मिला? इंडिया और चाइना में। रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स बढ़ा, दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स को बढ़ा दिया। इंडिया जो है रशिया के वॉर पीरियड क्रूड एक्सपोर्ट्स का 20% से ज़्यादा ले लेता है, और चाइना वहीं पर क्या करता है? और ज़्यादा खरीद करता है डिस्काउंटेड रेट्स पर, वो भी। सो ऑयल फ्लो कंटिन्यू रहा, लेकिन डॉलर डिपेंडेंस कम होने लगी। सो राइज ऑफ नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड। यहाँ एडिटोरियल सिंबॉलिक चेंजेस हाईलाइट करता है। पहले चाइना की बात करता है। चाइना में एनर्जी ट्रेड में युआन का यूज़ बढ़ा रहा, गोल था रेनमिनबी का इंटरनलाइजेशन। इंडिया में क्या हुआ? कुछ रशियन ऑयल्स डील्स जो है युआन में सेटल होने की रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉल्यूम अभी छोटा है, लेकिन सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है कि डॉलर के बिना भी ऑयल ट्रेड पॉसिबल है। सो चाइना के लिए बिगर चैलेंज या चाइनाज बिगर चैलेंज टू द यूएस। ना एडिटोरियल ऑयल से आगे देखता है। चाइना लीड कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन्स में, बेटर मैन्युफैक्चरिंग में। ईवी ट्रांजिशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म ऑयल डिमांड कम हो जाना, ऑयल बेस्ड जियोपॉलिटिक्स का वीकन हो जाना। इम्पैक्ट यही हुआ कि ऑयल कंपनीज प्रेशर में हैं और डॉलर बेस्ड एनर्जी ट्रेड स्ट्रक्चरली वीक हो गया है। ट्रम्प का रिटर्न टू ऑयल नैरेटिव सिर्फ एनर्जी चॉइस नहीं बल्कि चाइना लेड एनर्जी ट्रांजिशन का रिस्पॉन्स है। अब हम कुछ ब्रिक्स और करेंसी ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। एडिटोरियल ब्रिक्स एंगल भी जोड़ता है। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन करेंसी का आइडिया भी सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है ना। चाहे इमीडिएट सक्सेस ना हो, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि डॉलर मोनोपोली पर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और यूएस की फाइनेंशियल एंजाइटी बढ़ रही है ना। इंटरप्रेटिंग यूएस एक्शंस। अब एडिटोरियल सब चीज़ को जोड़ता है। वेनेजुएला इंटरवेंशन, रशिया ऑयल सैंक्शंस, टैरिफ थ्रेट्स, इनका कंबाइंड मीनिंग क्या है? यही कि ऑयल फ्लोज पर कंट्रोल, नॉन डॉलर सेटलमेंट्स पर प्रेशर, चाइना के एनर्जी फाइनेंस इन्फ्लुएंस को कंटेन करना, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पेट्रो डॉलर सिस्टम को डिफेंड करना। सो वाई दिस मैटर्स ग्लोबली ये इतना मैटर क्यों करता है? एडिटोरियल कहता है कि ये सिर्फ रशिया या वेनेजुएला का इशू नहीं है, ये लिंक्ड है ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर के फ्यूचर से।
करेंसी सिस्टम से जो वर्ल्ड फाइनेंस को सपोर्ट करता है, पावर ट्रांजिशन से ऑयल सेंट्रिक से मेट्रोपोलर और ऑयल पोस्ट ऑयल वर्ल्ड तक देखने को हमें मिलेगा। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? एडिटोरियल का फाइनल डायग्नोसिस एकदम क्लियर है कि यूएस की एग्रेसिव ऑयल सेंट्रिक स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंस का साइन नहीं है, रादर ये एंजाइटी का साइन है। जैसे जैसे एनर्जी मार्केट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, कंट्रीज नॉन डॉलर ट्रेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर डोमिनेंस जो है वो गारंटीड नहीं है, इज़ नो लॉन्गर एश्योर्ड। जो हम देख रहे हैं वो है ग्लोबल फाइनेंस का हिस्टोरिक ट्रांजिशन, जहाँ पर ऑयल, करेंसी और जियोपॉलिटिक्स डीपली इंटरवीन्ड है। नाउ वी कम ऑन आवर लास्ट एडिटोरियल विच इज सोमालीलैंड इज नो लॉन्गर अ डिप्लोमेटिक एंड नोट। देखते हैं इसको। सबसे पहला सवाल आता है व्हाई दिस मैटर्स। एडिटोरियल का स्टार्टिंग पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिसंबर 2025 में इसराइल ने सोमालीलैंड को फॉर्मली इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकग्नाइज कर लिया और इस एक डिसीजन का इम्पैक्ट क्या हुआ? सोमालीलैंड जो पहले एक इग्नोर्ड आइडेंटिटी था, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स का ये सेंटर बन चुका है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं है, ये ग्रेट पावर राइवलरी का भी सिग्नल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, व्हाट इज सोमालीलैंड। सो सोमालीलैंड ने क्या किया, 1991 में सोमालिया से अलग होकर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। रियलिटी ये था कि इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिला इसराइल के स्टेप तक, इसराइल के मूव तक। ना ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि 30 साल से ज़्यादा की रिलेटिव पीस, फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस, रेगुलर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस। सो इसलिए सोमालीलैंड को कहते हैं डी फैक्टो स्टेट, मतलब ग्राउंड रियलिटी में स्टेट, पर डी ज्योर स्टेट यानी कि लीगल रिकग्निशन नहीं देखने को मिला। सो वाई इजराइल्स रिकग्निशन इज़ अ गेम चेंजर। यहाँ एडिटोरियल जो है टर्निंग पॉइंट हाईलाइट करता है। इसराइल का मूव लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल कंसेंसस तोड़ता है। रिस्क जो इससे निकलते हैं वो है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी गल्फ ऑफ एडन कॉरिडोर का मिलिट्राइजेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोअर्जन। इंपॉर्टेंट शिफ्ट अब क्या है, अब सोमालीलैंड सिंबॉलिक इशू नहीं है, स्ट्रैटेजिक एसेट बन गया है। चाइना का कोर डिलेमा, यहाँ एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट आता है। चाइना के लिए सोमालीलैंड सिर्फ अफ्रीका का इशू नहीं है, बल्कि 3 कोर नेशनल इंटरेस्ट को ये टच कर रहा है। पहला है वन चाइना प्रिंसिपल, चाइना का फाउंडेशनल प्रिंसिपल, वन चाइना प्रिंसिपल। कोई भी सेपरेटिज्म अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली ड्यू टू ताइवान। चाइना का स्टैंड है सोमालीलैंड मतलब सोमालिया का इनसेपरेबल पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर सोमालीलैंड का सेपरेशन एक्सेप्ट होता है तो ताइवान के केस पर चाइना का मॉरल लीगल आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता है। दूसरा आता है ताइवान सोमालीलैंड लिंक, यहाँ चाइना को और डिस्कम्फर्ट होता है। 2020 में सोमालीलैंड ने ताइवान के साथ ऑफिशियल टाइज एस्टैब्लिश किए। ताइवान जो है हरगेशा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, मेडिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखता है। अफ्रीका में सिर्फ एस्वातनी और सोमालीलैंड ताइवान के साथ अलाइंड है। बीजिंग के लिए ये डायरेक्ट रेड लाइन वायलेशन है, इट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू बीजिंग्स रेड लाइन्स। नेक्स्ट हमारा आता है रेड सी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ज्योग्राफी यहाँ पर क्रिटिकल है। सबसे आता है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, आपको देखना है मैप में ये कहाँ पे आता है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में भी आप दिखा सकते हो, तो 1+ मार्क मिल जाएंगे आपको। नाउ रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन से कनेक्ट करता है, ग्लोबल ट्रेड को जुगुलर वेन बताता है। चाइना का क्या रिस्पॉन्स है? 2017 में फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस है विच इज़ लोकेटेड इन डिजिबोटी। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोटेक्ट करना, एनर्जी और ट्रेड फ्लोज सिक्योर करना। सोमालीलैंड का इंपॉर्टेंस यहीं से एक्सप्लोर होता है। सो वाई सोमालीलैंड आर्म्स अलार्म्स बीजिंग। एडिटोरियल यहाँ फ्यूचर सिनारियोज ड्रॉ करता है। अगर सोमालीलैंड को और रिकग्निशन मिलती है वो बन सकता है न्यू लॉजिस्टिक्स हब और न्यू सिक्योरिटी हब। बैकिंग मिल सकती है इजराइल, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पोटेंशियली यूएस से भी। चाइना के लिए रिस्क है, डिजिबोटी सेंट्रिक स्ट्रैटेजी वीकन हो सकती है, राइवल इंटेलिजेंस प्रेजेंस चाइनीज़ मिलिट्री एसेट्स के बिल्कुल पास है। ना चाइना का स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ। एडिटोरियल इस डिलेमा को टेबल जैसा फ्रेम कर रहा है। ना चाइना को चूज़ करना है अपना प्रिंसिपल, वन चाइना को रिजिडली डिफेंड करे या प्रैग्मेटिज्म कि ग्राउंड रियलिटीज़ एक्सेप्ट कर ले। चॉइसेस में टेंशन है कि सोमालीलैंड रिजेक्ट करे, ताइवान मैसेज स्ट्रांग है, लेकिन सोमालीलैंड राइवल्स के और पास चला जाए। न्यूट्रलिटी इमेज वर्सेस जियो पॉलिटिकल अडेप्टेशन, यहीं पर चाइना का पॉलिसी स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। लाइकली चाइनीज़ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है एडिटोरियल कि चाइना डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा, इंस्टेड यूज़ करेगा इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल लॉबिंग एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स। टूल्स क्या होंगे? मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि स्टार टाइम्स, डिप्लोमेटिक ब्लॉकिंग जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, मतलब हाइब्रिड लो विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी। एडेड कॉम्प्लेक्सिटी आती है मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स से। चाइना का एक और एंगल भी है,
वो है चाइना का स्टांस प्रो पैलेस्टीनियन। बेनिफिट्स क्या है? इसराइल के अगेंस्ट मॉरल हाई ग्राउंड, ग्लोबल साउथ और अरब वर्ल्ड में अपील, बट रिस्क है चाइना का ट्रेडिशनल न्यूट्रल डिप्लोमेसी, वेस्ट एशिया के राइवलरीज में प्लान्स कर सकते हैं, फांस कर सकता है। नाउ वाइडर जियो पॉलिटिकल सिग्नल्स। एडिटोरियल यहाँ ब्रॉडर ट्रेंड दिखाता है। पहला है इथोपिया, पोर्ट एक्सेस के लिए सोमाली लैंड रिकग्निशन का MOU, ग्रोइंग इंटरेस्ट किसमें? US कांग्रेस में, और टैकेट सपोर्ट UAE से। हर स्टेप के साथ चाइना के लिए सोमाली लैंड को डिप्लोमेटिक आइसोलेट करना और मुश्किल होता जा रहा है। सो व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर? एडिटोरियल का फाइनल डायग्नोसिस क्लियर है कि चाइना का रियल फियर सिर्फ सोमाली लैंड नहीं है, बल्कि ताइवान का एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट, इजरायली और वेस्टर्न एक्सेस टू द रेड सी रूट्स, और डिजिबुटी के पास राइवल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इजराइल की रिकग्निशन ने सोमाली लैंड को डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट से स्ट्रैटेजिक पाइवट बना दिया है। ये एपिसोड चाइना की रिजिड सॉवरेनिटी डॉक्ट्रिन की लिमिट्स एक्सपोज करता है, बीजिंग को फोर्स करता है प्रिंसिपल वर्सेस प्रेगमेटिज्म के बीच बैलेंस ढूंढने के लिए। सो एग्जाम रेलेवेंस क्या है इसकी? सोमाली लैंड आज अफ्रीका में सॉवरेनिटी डिबेट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ग्रेट पावर राइवलरी और ताइवान क्वेश्चन सबका इंटरसेक्शन बन चुका है। और इसी के साथ हमारे द हिंदू के आज के सारे एडिटोरियल्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।